तो हमने एक टेम्पलेट बना ली थी रिफ्लेक्ट। अच्छा, कोड बेस्ड क्वेश्चन में भी दो तरह के आते हैं। एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग टू यू, और दूसरा आता है व्हाट इज द मीनिंग इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम लोग इंटरनलाइज करेंगे कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग व्हाट वी आर स्टडिंग। यूपीएससी ने, जब मैंने आपको शुरू में पूछा कि यूपीएससी ने क्यों इंट्रोड्यूस किया एथिक्स, तो एक चीज आई कि यार करप्शन केसेस हो रहे थे, वैल्यूज इनकलकेट करने हैं। फिर मैंने क्रोनोलॉजी बताई कि सेकंड ईआरसी की रिपोर्ट आई थी कि करप्शन हैबिट बन गया है, एथिक्स को हैबिट होना चाहिए। फिर हमने बात करी कि फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट है, चीजें, नॉलेज, फैक्ट्स, फिगर्स सब चेंज हो जाएंगे। आपके साथ क्या रहेगा? आपका एटीट्यूड, ऑप्टिमिज्म, ये सब आपके साथ रहेगा। वन सब्जेक्ट, सिर्फ 250 नंबर की बात नहीं है। जो हम ना क्लास में ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे ना, वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेगा। लेकिन if we have a template, we will be able to think in that framework to write quality point. Because आप template ना तभी लगा पाओगे अगर आप क्वेश्चन को पहचान पा रहे हैं, क्वेश्चन का डिमांड आप सही पकड़ रहे हो, और कौन सा क्वेश्चन, कौन सी थीम, कौन से टॉपिक में से है। ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं ना, तो उसको ये ना लगे कि आपने कुछ भी लिख दिया है। आपने बिल्कुल जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है, उसमें जो पूछा गया है, उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना कंक्लूजन दिया है। एथिक्स, what is the meaning of ethics? Right. Compass, guide for right and wrong. और हिंदी में क्या बोलते हैं एथिक्स को? हिंदी में बोलते हैं नीति, नीति शास्त्र, है ना? नीति और रीति। नीति सोसाइटी में फंक्शन करने का तरीका, राइट? उसके पहले आप मुझे ये बताओ कि एथिक्स यूपीएससी ने क्यों इंट्रोड्यूस किया और कब किया? कब किया? 2013 में। क्यों किया होगा? इंसिडेंट्स, वो तो अंग्रेजों के जमाने से हो रहा है। वैल्यूज, हाँ, दैट्स राइट। सिलेबस का हैंड आउट है, देना। मेरे पास नहीं है। आपको बाहर लाना तो बाहर से एक और ले आइए। क्यों किया 2013 में इंट्रोड्यूस? वैल्यूज। हर, देखिए, हर चीज का ना एक क्रोनोलॉजी होता है ना? क्रोनोलॉजी होता है हर चीज का। तो क्रोनोलॉजी समझते हैं। सेकेंड एआरसी सुना है? राइट। जो इश्यूज आ रहे थे इन सिविल सर्विसेज टू स्टॉप करप्शन, बट हम लोग क्रोनोलॉजी समझते हैं, ठीक है? क्रोनोलॉजी। सेकेंड एआरसी का रिपोर्ट कब आया? कितने रिपोर्ट से? देयर आर 15 रिपोर्ट्स। 2006 से लेके 2009 के बीच में they have given 15 reports. You can go on the Department of Public Reforms and Grievances, DARPG, DARPG का वेबसाइट है। DARPG का वेबसाइट है, उसमें यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ 15 रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में क्या उन्होंने बोला है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, क्या क्या चाहिए रिफॉर्म्स के लिए? रिफॉर्म्स में सबसे पहले बोला है आरटीआई होना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फिर बोला है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होनी चाहिए। फिर एक रिपोर्ट है, फोर्थ रिपोर्ट, दैट इज टाइटल्ड एथिक्स इन गवर्नेंस। ठीक है? उसमें उन्होंने क्या समझाया है कि एथिक्स
is a Latin word that it is derived from a Latin word called ethicos. Ethicos का मतलब होता है habit. Ethicos का मतलब habit. So ethics should be a habit, something arising out of habit. आपके अंदर internalize हो जाए, आपके behavior, thought, attitude, आपके जो आपका व्यवहारिक क्रिया है, जो आपका व्यवहार है, आपकी सोच है, उसमें ऐसे इंटरनलाइज हो जाए कि वो आपकी हैबिट बन जाए, है ना? दिस आई एम नॉट सेइंग, दिस सेकेंड एआरसी इज सेइंग. सेकेंड एआरसी ने अपनी 4th रिपोर्ट में बोला कि एथिकोस का मीनिंग है समथिंग अराइजिंग आउट ऑफ हैबिट, एंड करप्शन is derived from the word corruptus, which means something break or destroy. कुछ किसी चीज को तोड़ना, उसका नाम है करप्शन, लैटिन वर्ड करप्टस. तो सेकेंड एआरसी जिसका रिपोर्ट्स आया 2006 से 2009 के बीच में, दैट पॉइंटेड आउट दैट करप्शन इज बिकमिंग अ हैबिट, करप्शन इज बिकमिंग समथिंग विच इज वाइड स्प्रेड, जनरल. लोग डिसेंसिटाइज हो जा रहे हैं कि यार इतना तो होता ही है, थोड़ा सा ग्रीजिंग ऑफ हैंड्स तो होता ही है. चलान काटने के लिए अगर ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है तो यार 500 रुपए देने ही पड़ते हैं. टिकट के लिए टीटी को यार 400 रुपए तो देना बनता है ना? दैट इज समथिंग विच इज बिकमिंग अ हैबिट. करप्शन हम आगे पढ़ेंगे. करप्शन कैन बी ग्रैंड करप्शन और रिटेल करप्शन, ये सब छोटा मोटा करप्शन जो हम बात कर रहे हैं. एंड देन ग्रैंड करप्शन. करप्शन कैन बी कोर्सिव और कोल्यूसिव. ये सब सेकेंड एआरसी ने रिसर्च करके, सर्विस करके, कंसल्टेशन करके ये सब उन्होंने पाया कि या तो कोर्सिव कि कोई आपको बोल रहा है कि पैसे दो, या फिर कोल्यूसिव कि मैं और आप मिलके हम ये काम करेंगे, दोनों का फायदा हो जाएगा. एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स वाला स्कैम. वो उसको ग्रैंड करप्शन भी बोलेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम को. ठीक है. तो सेकेंड एआरसी सेड यू कैन ओपन द रिपोर्ट, यू कैन सी द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, है ना? ट्राई टू रीड एटलीस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेकेंड एआरसी. एक पैराग्राफ में बोलते हैं कि करप्शन जो है वो हैबिट बनता जा रहा है, और एथिक्स जो है, जो कि हैबिट होनी चाहिए, वो रेयर है. राइट. सो दिस हैपेंड इन द रिपोर्ट. इसके 4-5 साल बाद यूपीएससी को लगा कि हम क्या करें. सो दे इंट्रोड्यूस दिस पेपर ऑफ GS4. ठीक है. अब यूपीएससी ने तो इंट्रोड्यूस कर दिया, उन्होंने सिलेबस में ऊपर क्या लिखा है? दिस पेपर इज टू टेस्ट. डू वी हैव द सिलेबस? मैं जब भी क्लासेस लेती हूँ, आई ट्राई टू डू अ रीडिंग ऑफ द सिलेबस, बिकॉज सिलेबस इज द चीट शीट फॉर योर एग्जाम. एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, राइट, अगर पॉइंट्स आप है तो सिलेबस को याद करो, इतनी बार पढ़ो, एथिक्स का सिलेबस स्पेशली इतनी बार पढ़ो कि इंटरनलाइज हो जाए, सो फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाए आपकी, है ना? एंड कोई क्वेश्चन अगर नहीं क्रैक हो रहा है तो स्टार्ट डायमेंशंस फ्रॉम दी सिलेबस. वैसे तो हम जो टेम्पलेट्स आगे देखेंगे दैट विल ऑल्सो इंक्लूड डायमेंशंस फ्रॉम दी सिलेबस. ठीक है. तो पहले देख लेते हैं, लेट्स ट्राई टू पीप इनटू द माइंड ऑफ यूपीएससी by seeing the very first line that they have included, which is this paper will include questions to test the candidate's attitude. Mark कर लीजिए, attitude and approach to issues relating to integrity, probity and problem solving approach to issues and conflicts faced in dealing with society. 2013 में क्यों यूपीएससी को इंक्लूड करना पड़ा एथिक्स पेपर? एक तो रीजन हो गया सेकेंड एआरसी का पुश. एंड व्हेन यू एंटर द सिस्टम, व्हेन यू एंटर इनटू अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक आई वाज वर्किंग एट नीति आयोग अर्लियर, तो यू विल फील दैट these commissions, it does happen that these commission reports
although they are advisory in nature, है ना, but they carry a lot of soft power. कि कमीशन ने रिपोर्ट दिया है तो उसके आगे क्या क्या एक्शंस हुआ, ऑल द मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, commissions like UPSC, watchdogs, they try to implement. आपका ई फाइल सिस्टम होता है ना, उस पर सर्कुलेट हुए होंगे रिपोर्ट्स. सो दे ट्राई टू शो कि हमने इस कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या किया है. सो प्रोबेबली दैट वाज वन ऑफ द रीजंस. सेकेंड रीजन वो हो गया, करप्शन के केसेस तो आई वुड से चल रहे हैं, है ना, लाइक सेकेंड ईयर सेड दैट इट हैज बिकम द हैबिट. यार 2010 के बाद से, इनफैक्ट 1991 के बाद से, द गवर्नेंस लैंडस्केप इज फास्ट चेंजिंग. आज कुछ है, कल कुछ है. 2013 से स्टार्टिंग हो गई थी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार, राइट. अब देखेंगे तो अभी एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक फील्ड में ट्रांसफॉर्म कर रहा है पूरा. तो वी आर इन अ फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट. समय बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है. इंडिया डेवलपिंग कंट्री था, डेवलप कंट्री बन जाएगा. गवर्नेंस पे बहुत फोकस है, ठीक है. गवर्नेंस का प्रक्रिया, द वे files are moving, the way governance is done, the way welfare schemes are being implemented, सब कुछ चेंज हो रहा है. तो चलो ठीक है, हमने पढ़ा दिया, हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी सब पढ़ा दिया एस्पिरेंट्स को, इस होप में दैट दे विल बी गुड सिविल सर्वेंट्स. बट इज इट इनफ? इट इज नॉट इनफ. बिकॉज आप आज मान लीजिए आपने कंप्यूटर का नॉलेज लिया, तो कल को कोडिंग कितना रिलेवेंट था. आज सैम ऑल्टमैन, बिल गेट्स सब लोग बोल रहे हैं कि कोडिंग की नॉलेज का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप एआई को लिख दो, आपको क्या चाहिए, एआई आपको कोड लिख के दे देगा. सो द environment and the governance environment with things like social media becoming so prevalent, information technology and the knowledge of people, it is fast changing. तो आप एक स्टैटिक नॉलेज चेक कर लो, पढ़ा दो, वो क्या पता आज रिलेवेंट है, 2 साल बाद रिलेवेंट ना रहे, बट क्या आपके साथ स्टिक करेगा, आपके साथ में क्या रह जाएगा, वो रहेगा यही चीजें, आपका एटीट्यूड, है ना. इफ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, इफ यू हैव वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी, और मैं बोलती हूँ सिविल सर्वेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है अब इनोवेशन. Innovation is something which is not optional now. It is mandatory to have an innovative, creative approach for problem solving. है ना, वो एक गाना याद आ रहा है मुझे, दिन ढल जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है. Similarly, the scenario will change. The knowledge that you know as of now might change, might become irrelevant. But what will stay with you as a civil servant and for life will be this kind of your attitude, your character, your values, your problem solving approach, emotional intelligence. ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कोई नया प्रोजेक्ट आ गया, उसको कैसे डील करना है, नए नए चैलेंजेस, राइट. वी से न्यू एज, 21st century and new challenges every day that civil servants face. उसके लिए इंट्रोड्यूसिंग एथिक्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो हमने ये देख लिया कि यूपीएससी ने एथिक्स क्यों इंट्रोड्यूस किया. ये दिस इज नॉट द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ यूपीएससी, डिस्क्लेमर, ठीक है. दिस इज माई सेंस. इफ यू सिट एंड थिंक ऑफ द क्रोनोलॉजी कि क्यों इंट्रोड्यूस किया होगा, व्हाई वी शुड स्टडी एथिक्स एंड फोकस सो मच ऑन एथिक्स, आर दीज थिंग्स. कि आपका एक तो आपका फैक्ट हो गया कि आपकी रिपोर्ट्स आई, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाली रिपोर्ट्स पे फोकस करना, एंड वो हम करेंगे क्लास में, ठीक है. सेकेंड ईआरसी की रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि वो एक लिस्ट निकाल के रख लो 15 रिपोर्ट्स की. यू कैन कोट इट इन GS4 ऑल्सो, GS2 ऑल्सो, सोसाइटी GS1 ऑल्सो. इन सोसाइटी एक रिपोर्ट है सोशल कैपिटल,
है ना, उसमें भी दैट इज समथिंग, वो एक लिस्ट बना के रख लो, और जहां भी रिलेवेंट टॉपिक आए, पहले हम लोग इंट्रो या कंक्लूजन में यूज करते थे, अब सभी लोग ही कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग एक पॉइंट तो लिख ही सकते हैं उसका, ठीक है, बट स्टिल रिलेवेंट। तो एक हो गया हमारी रिपोर्ट्स का, और दूसरा हो गया फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। चेहरा बदल जाएगा, नॉलेज बदल जाएगी, लैंडस्केप बदल जाएगा, सर्कमस्टांसेस सिचुएशन बदल जाएंगी। हो सकता है आपकी एज सिविल सर्वेंट आपकी जो रोल्स एंड ड्यूटीज हैं, इवन ट्रांसफर, इवन प्रमोशन, इवन कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, वो सब बदल जाए। अभी आया ना मिशन कर्मयोगी, है ना, अभी बोला कि यार रूल्स बेस्ड मत करो, रोल्स बेस्ड वी विल डू प्रमोशन ट्रांसफर, ताकि एक एफिशिएंसी एक्सपर्टीज आ पाए गवर्नमेंट में, है ना। तो वो सब कुछ बदल जाएगा, बट व्हाट विल सेल यू थ्रू, आपकी नैया क्या पार लगाएगा, वो रहेगा आपका कांस्टेंट थिंग विच विल बी योर इंटरनल एटीट्यूड, योर इंटरनल ऑप्टिमिज्म, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑल दीज थिंग्स विल रिमेन। तो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द सिलेबस। हमारी, आपको जैसे पता ही होगा, आपको जैसे पता ही होगा, ओरिएंटेशन सेशन में हमने बात की थी, पहले भी बात करी है हमने, कि हमने सिलेबस को ब्रेक डाउन कर लिया है इन 3 थीम्स, ताकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन भी हो जाए। वरना आप एथिक्स में देखोगे तो सिलेबस थोड़ा सा ऊपर नीचे, मुझे परफेक्ट लगा था कि रिपीटिशन भी है, ऊपर नीचे भी है। तो हम इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आपको स्ट्रेट पता हो कि यार इस टॉपिक से है, या फिर इस टॉपिक पे आपका जो भी नोट्स है, आपका फोटोग्राफिक मेमोरी जाए, कीवर्ड्स, इंटरलिंकेजेस, डायग्राम्स, कोट्स, एग्जाम्पल्स कहाँ से सोचने हैं, डायमेंशंस क्या क्या बनाने हैं, वो सब एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। दैट इज आवर पर्पस ऑफ ब्रेकिंग इट डाउन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हम कर रहे हैं इसको ब्रेक डाउन। हमारा जो थीम 1 है, उसमें हम बेसिक्स प्लस कॉन्सेप्ट्स रख रहे हैं, ठीक है। एंड इसका हमने एक एक्रोनिम बना लिया है, ईवीएम ऑन द फुल फॉर्म बताएंगे आप? Ethics, values, morals, affecting, they have effect on the thought, thought, attitude, behavior, and other effects in the long term. They also shape the laws, rules, regulations, and अदर tangent पे जाए तो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए, जहां पे आप अपने इमोशंस और रीजंस को बैलेंस कर रहे हैं, वहां पे भी देयर इज इफेक्ट ऑफ एथिक्स, वैल्यूज एंड मॉरल्स। सो दिस विल बी द मेजर पार्ट ऑफ आवर थीम 1। फिर हम लोग थीम 1 में एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस देख लेंगे, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस देख लेंगे। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट, we'll see, if we talk about ethics and human interface, what do you understand? इंटरफेस मतलब कहां पे हमारा एक बाउंड्री आ रहा है ना, ये हम लोग देखेंगे। एक तो आपके खुद के लिए आएगा, सेल्फ, फिर आपका फैमिली के लिए आएगा, फिर समाज, नेबरहुड, फिर अगर आप काम कर रहे हो तो फिर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, या फिर बिजनेस, फिर
गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, थोड़ा स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे पॉलिटिक्स, गवर्नेंस. देन you can talk about larger economy, then nation, then global. अब जब हम बोलते हैं एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये सारे इंटरफेसेस पे एथिक्स के हाउ यू कैन हैव वैल्यूज, व्हाट आर दी एथिकल डायलेमास जो कि आ सकती है आपके दिनचर्या में, आपकी लाइफ में. फिर एथिक्स फॉलो करने के क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और ठीक है, ये तो गिवन है कि एथिक्स फॉलो करने से कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर आप एथिकल नहीं रहेंगे तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. लेकिन यहाँ पे हमारी थिंकिंग रुकनी नहीं चाहिए. अगर ऐसा होता कि यार एथिकल एक्शन करने से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, तो हर कोई एथिकल होता है ना. यही यही पे हम एस्पिरेंट्स जब अपनी थिंकिंग लिमिट कर लेते हैं कि हम एक साइड का ही सोच रहे हैं कि यार एथिक्स पढ़ना है, एथिकल सिविल सर्वेंट बनना है, तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. अगर एथिकल नहीं करेंगे तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे. बट आप जब केस स्टडीज इनकाउंटर जब आप केस स्टडीज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आप इनकाउंटर करते हैं, तो फिर आपको रियलाइज होता है कि यार एथिकल एक्शन करने से ना कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रहे हैं, साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं. इसको हम लोग बोलते हैं, एक कीवर्ड लिख लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट. यार अच्छा करना चाहा था बट कुछ साइड इफेक्ट भी हो गया. तो इन सारे इंटरफेसेस पे हम लोग पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो देखेंगे ही, वी विल ऑल्सो सी द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमेशा एथिकल अधेड़ बुन में रहते हो, हमेशा आप हर एक्शन के पहले आप सोचते हो यार क्या करें क्या ना करें, तो इट माइट लीड टू स्ट्रेस, बर्नआउट हो जाएगा, है ना. कभी कभी आपको पर्सनल सैक्रिफाइस भी करने पड़ते हैं, है ना. उसके बाद में फैमिली के साथ में इनकन्वीनियंस, कभी कभी बहुत एथिकल सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिशियंस की फैमिली को भी थ्रेट्स आते हैं, राइट. सोसाइटी, अगर हर कोई रिजिड है अपनी अपनी एथिक्स को लेकर, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं. बिजनेस में आपका जो कंपटीशन है वो अगर अनएथिकल एक्शन कर रहा है, तो यू कैन फेस कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज. कंप्लाइंस, अगर आप पूरी कंप्लाइंस करें उसका कुछ कॉस्ट होगा, राइट. तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे बिजनेस के. सो वी विल ऑल्सो सी कि एथिकल एक्शन फॉलो करने से क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और यही आपके यूज होंगे जब आप केस स्टडीज में अपने एक्शंस के मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख रहे होंगे, है ना. ये कवर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये हो गई बात एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस की. वील सी एसेंस तो हम देख ही लेंगे, डिटर्मिनेंट्स देख लेंगे, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो दिस वे वी आर नॉट ओनली कवरिंग द सिलेबस बट ऑल्सो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, है ना, एंड उसको एक्सटेंड कर रहे हैं सिलेबस को. फिर आपके थीम 1 में क्या क्या आएगा, और तो जब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स की, तो उसमें हम साथ में कवर करेंगे ये वाला टॉपिक, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कॉन्शाइंस एज सोर्सेस ऑफ एथिकल गाइडेंस, है ना. ये भी डिटर्मिनेंट्स है ना. लॉज, फॉर एग्जाम्पल गुजरात हाई कोर्ट was hearing a case on marital rape. तो जज ने बोला, गुजरात हाई कोर्ट ने बोला कि हम मानते हैं कि मैरिटल रेप का जो अगर हम लॉ बना देंगे तो उससे कन्विक्शन करना मुश्किल रहेगा टू स्टेब्लिश द क्राइम. बट अगर हम लॉ बनाएंगे तो दैट विल प्रोवाइड अ डायरेक्शन टू दी सोसाइटी कि यार ये लॉ एग्जिस्ट करता है, ये गलत है. तो लॉ इज ऑल्सो अ डिटर्मिनेंट.
right? So when we will study determinants, we will also cover this topic: laws, rules, regulations, and conscience. Conscience is a determinant of ethics. Agree? अगर हम conscience के opposite जाते हैं, तो that causes crisis of conscience. Mahatma Gandhi, when he was being tried for चौरी चौरा case, उन्होंने बोला there is a higher court than the court of justice, that is the court of my conscience. उन्होंने बोला कि यार आपके लॉ कोर्ट में ना, आपकी लॉ बुक्स के अनुसार मैं गिल्टी हूं, पर मेरी कॉन्शियंस के अनुसार मैंने एथिकल किया, जो भी किया, राइट? सो वी विल कवर दिस टुगेदर, थीम 1 में. उसके बाद आपके आएंगे ह्यूमन वैल्यूज. ह्यूमन वैल्यूज, थिंकर्स, लेसन्स फ्रॉम लीडर्स, रिफॉर्मर्स, socialization, role of family, society, educational institutions. Today, when we were celebrating Teachers' Day, I said a quote of APJ Abdul Kalam. है ना? उन्होंने कहा the teacher's influence extends beyond the immediate scene effect. It extends to eternity. आपको पता नहीं लगेगा कि एक अच्छे टीचर की एक बात कही हुई कहाँ पे जाके आपको इफेक्ट कर रही है, कहाँ पे जाके आपकी लाइफ में कोई आपका डिसीजन को मेक और ब्रेक कर रही है ना? सो वी विल कवर इट दैट वे. एंड इसके साथ में व्हेन वी आर कवरिंग दिस टॉपिक, वी विल कवर दिस contribution of moral thinkers from India and the world. तो हमने दो मास्टर क्लासेस रखी हैं, एक फॉर वेस्टर्न थिंकर्स एंड वन फॉर इंडियन थिंकर्स. 4 hours master classes. Why I have kept it together is so that mind का continuity of thought ना ब्रेक हो. हम क्या करेंगे कि हमने एक थिंकर पढ़ा ना, अब उसके सिमिलर व्यूज कौन कौन से थिंकर्स के हैं वो भी देखेंगे, उसके ऑपोजिट व्यूज कौन कौन से थिंकर के हैं वो भी देखेंगे, so that if you have a question on some thinker, you are able to connect it to another thinker. You are also able to give a counter view naming another thinker, है ना, which is very important. तो हम लोग वैसे देखेंगे. Then in the same classes of 4 hours, we'll see template for code based and thinker based questions, because we got this doubt from a lot of students कि यार code based questions में कोड समझ में आ गया है, फिर कोड का मीनिंग लिख दिया है, बट आगे हम कैसे लिखें, है ना, आगे स्ट्रक्चर कैसे करें, क्या क्या लिख सकते हैं, वो समझ नहीं आता. तो हमने एक टेम्पलेट बना ली थी, रिफ्लेक्ट, है ना. अच्छा, कोड बेस्ड क्वेश्चन में भी दो तरह के आते हैं. एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग टू यू, और दूसरा आता है व्हाट इज द मीनिंग इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. तो हम लोग दोनों तरह के क्वेश्चन देखेंगे कि इस टेम्पलेट को मीनिंग टू यू वाले में कैसे इंप्लीमेंट करना है एंड मीनिंग इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे इंप्लीमेंट करना है. दोनों वील सी. ठीक है, तो ये कवर हो गया ह्यूमन वैल्यूज, सोशलाइजेशन हो गया, फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इनकलकेटिंग वैल्यूज, लेसन्स फ्रॉम लाइव्स ऑफ लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड मॉरल थिंकर्स, फिलोसफर्स. ये हम लोग थीम 1 में कवर कर लेंगे. उसके बाद when we are talking about theme 1, the basics and concepts, क्या आ रहा है यहाँ पे? थॉट, एटीट्यूड. एटीट्यूड कवर करेंगे थीम 1 में, एंड विल कवर इन डिटेल एटीट्यूड के साथ में मॉरल, पॉलिटिकल एटीट्यूड किस चीज से फॉर्म होता है, क्या दिक्कतें हैं, चेंज कैसे होगा. एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, एटीट्यूड को फॉर्म करने के लिए व्हाट आर दी कॉजेटिंग फैक्टर्स, उसका हम लोग एक्रोनिम देख लेंगे. एक एक्रोनिम देखेंगे, वो एक्रोनिम यहाँ पे भी यूज में आएगा कि फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड. वो एक्रोनिम यूज आएगा हाउ यू कैन चेंज एटीट्यूड. और फिर व्हेन वी सी द सेकेंड थीम ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप देखोगे ये क्वेश्चन बहुत प्रिविलेंट होता है कि हाउ कैन यू चेंज द सिविल सर्वेंट्स एटीट्यूड. दिस इज अ वेरी प्रिविलेंट क्वेश्चन, दैट हाउ यू कैन चेंज द सिविल सर्वेंट्स एटीट्यूड, हाउ यू कैन डेवलप द राइट एटीट्यूड इन सिविल सर्वेंट्स. तो उसमें भी वो यूज में आ जाएगा. सो दैट्स हाउ वी विल कवर
थिंग्स इन अ मैनर कि जैसे ही क्वेश्चन आए, एक तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, सो दैट यू आर एबल टू डिकोड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। और दूसरा, once you have decoded your mind, the framework in your mind is crystal clear कि this is the topic, यहाँ से लिखना चाहिए। Why decoding the demand is very important? आपने देखा होगा कि 2025 में एक क्वेश्चन आया हुआ है on code of ethics at the workplace. Now, code of ethics is a topic from ethics in public administration, right? But उसके आगे पढ़ना बहुत जरूरी है कि code of ethics at workplace, वो जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है एथिक्स इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड एथिक्स एट एंड द वर्क कल्चर, एथिक्स इन वर्क कल्चर, राइट? कोड ऑफ एथिक्स देखकर यू कैन नॉट राइट द सिविल सर्वेंट्स वाला कोड ऑफ एथिक्स जो कि हमारा ड्राफ्ट पब्लिक सर्विस बिल है, राइट? दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टू डिकोड द डिमांड, एंड सेकंड, once that demand is correctly decoded, then you should be able to fit that question in your framework which is found. इसीलिए हम लोग क्लास में, if you see our notes, I do not try to give bulky notes. I will give only 75 to 80 pages of notes. ठीक है? उसके आगे आपका इम्प्लीमेंटेशन है, उसके आगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसको इम्प्लीमेंट करिए, एंड वहां से आपको जो लग रहा है कि यू कैन ऐड सम कंटेंट, सम पॉइंट्स, सम वैल्यू एडिशन, वो आप ऐड कर सकते हो इन योर हैंडआउट्स। बिकॉज आपको 300 पेजेस के नोट्स देंगे, आप उसको एक बार पढ़ोगे या 2 बार पढ़ोगे, उसकी जगह पे आई वांट कि वो 75 पन्ने के नोट्स आप 6 बार पढ़ लो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो एटीट्यूड हो गया, we'll see acronym for development formation of attitude, and similarly emotional intelligence, ये हम लोग थीम 1 में कवर करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू हैव द हैंडआउट ऑफ एथिक्स सिलेबस ब्रेकडाउन, तो यू कैन सी हाउ वी हैव डिवाइडेड द सिलेबस इन 3 थीम्स। तो हम लोग थीम 1 में क्या कवर कर रहे हैं? बेसिक्स, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, डिटर्मिनेंट, कॉन्सिक्वेंसेस, ह्यूमन वैल्यू, कैसे डेवलप होता है सोशलाइजेशन से, then attitude and emotional intelligence. You can see the acronym of EVM on the table. ठीक है? तो इसको याद करने का तरीका क्या है? If you are keeping EVM, ethics, values, morals on the table, तो आप जो अंडर द टेबल डीलिंग्स आ रही है ना, उसको आप मना कर पाओगे, है ना? तो EVM on the table. ये हो गया हमारा थीम 1। उसके बाद में जब हम थीम 2 की बात करेंगे ना, दैट इज ऑल एप्लीकेशन ऑफ थीम 1, बेसिक्स, वैल्यूज फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल सर्वेंट्स। ऐसे डिवाइड करेंगे सोचने को। तो हम जब थीम 2 कवर करेंगे, एक तरीके से हमारा रिवीजन हो जाएगा थीम 1 का। तो हम क्या क्या कवर करेंगे थीम 2 में? सबसे पहले तो यस, डेफिनेटली फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। तो फाउंडेशनल वैल्यूज, आई हैव गिवन यू दी हैंडआउट ऑफ अ वैल्यूज वर्कबुक, है आपके पास? है ना? ये हमारा वर्कबुक है। एज आई टोल्ड इन द ओरिएंटेशन कि हम लोग एक ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोच रखेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ से स्पून फीड कर दूंगी, तो मैं आप यहाँ भूल जाओ, एग्जाम में याद आए या नहीं आए, आपका कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ओरिजिनल आइडिया होगा ना, वो आपको इंटरनलाइज हो जाएगा। लाइक सेकेंड ARC सेड कि एथिक्स शुड बी अराइजिंग आउट ऑफ हैबिट, राइट? So we will have a 4 hours brainstorming session on these foundational values. हमने कैसे लिस्ट बनाई है फाउंडेशनल वैल्यूज की? तो हमने सबसे पहले देखा कि फाउंडेशनल वैल्यूज में नोलन, सुना है? नोलन कमेटी, उसके ना 7 प्रिंसिपल्स हैं। तो आप देख सकते हो, ओपननेस, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सेल्फलेसनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड लीडरशिप। ये 7 प्रिंसिपल्स प्रिपेयर कर लेंगे, एक डेफिनेशन, एक पर्सनल एग्जांपल आपकी लाइफ से,
एक एडमिनिस्ट्रेटर और लीडर का एग्जाम्पल। अच्छा, हम जो हमने ये लिस्ट बनाई है कि हम पर्सनल एग्जाम्पल देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम्पल देखेंगे, कोई एक पर्सनालिटी गवर्नेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। व्हाई हैव वी मेड दिस सेग्रीगेशन? हाँ, वो तो ठीक है, बट व्हाई ओनली दिस काइंड ऑफ सेग्रीगेशन? हर चीज का क्रोनोलॉजी और एक लॉजिक समझेंगे आज कि हम क्यों पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। हमने इसलिए किया है बिकॉज हमने अपने मन से नहीं किया है, सिलेबस में लिखा हुआ है। सिलेबस में लिखा है लेसन्स। सबसे पहली बात, सिलेबस में एक टॉपिक है आपका फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि आपकी अपनी लाइफ से, आपने जो जी है अपनी लाइफ अभी तक, उसमें से एग्जाम्पल्स निकालिए, है ना। आप सोचिए कि आपने जो जिया है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या बेटर कर सकते थे। दैट इज द होल पॉइंट। यू हैव टाइम टू टेक आउट टाइम फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड थिंकिंग। अभी टाइम है आपके पास। तो एक हो गया आपका पर्सनल एग्जाम्पल। उसके बाद में यहाँ पे लेसन्स फ्रॉम लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। तो एक लीडर का एग्जाम्पल लिख लिया, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम, एम विश्वेश्वरैया, राइट। देन रिफॉर्मर्स, आपके जो प्रेजेंट में रिफॉर्मर्स हैं और जो पुराने थिंकर्स हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटर्स, इसलिए हमने कॉलम ऐड किया है दैट एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि आप बनने जा रहे हैं, है ना। एंड देन उसके बाद में हमने एक चीज ऐड करी है विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लिखा नहीं है एक्सप्लिसिटली, बट डेफिनेटली दिस इज आर दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड। इन इंडिया वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। एंड मैं एक वर्कबुक दूंगी आप लोग को, एक वर्कबुक हमने बनाई है विच इज ऑन कलिंग आउट प्रोविजंस ऑफ एथिक्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप शायद ओरिएंटेशन में आपने सुना होगा कि हमने बात करी थी कि यार मोटा मोटा तो समझ में आ जाती है हमको कि कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रियम्बल से, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, बट वी विल ड्रिल डाउन अ लेवल डीपर इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो मच सो दैट जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आप उसमें से स्कैन करके अपने एथिक्स के नोट्स में ऐड कर पा रहे हो कि यार ये मैं एथिक्स में यूज करूंगी। एंड देन वो एक पेपर बनेगा, एक पेज बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें से 4 से 5 पॉइंट्स आपकी मेन एग्जाम कॉपी में लिखने चाहिए। when I'm giving you sectional test, then I will personally check कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स लिखे हैं या नहीं लिखे। ठीक है, तो हमने ये वर्कबुक इस हिसाब से बनाई है कि पहले आप डेफिनेशन कर लो, एक पर्सनल एग्जाम्पल कर लो, एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम्पल कर लो, कोई सेलिब्रिटी, पर्सनालिटी, न्यूज का एग्जाम्पल कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लीगल प्रोविजन का एग्जाम्पल कर लो, और फिर एक कोट, श्लोका, मोटो, माइथोलॉजी, ये कुछ बढ़िया से लिख के रख लो विच इज कैची, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फाउंडेशनल वैल्यूज, क्या होंगे फाउंडेशनल वैल्यूज? हाउ डू वी मेक दैट लिस्ट? हम्म, तो कैसे इसका क्या बेंचमार्किंग करें? एक तो हमने कर लिया नोलन, 7 यहां से निकला है, सेकेंड ईआरसी। हाँ, गुड आइडिया, गुड आइडिया, बट यूपीएससी हैज गिवन यू अ सिलेबस, है ना। एंड एज आई सेड इन द बिगनिंग कि जब कुछ समझ में नहीं आए कि कहाँ से करें, तो सबसे पहले थिंक ऑफ द सिलेबस। सिलेबस को एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी बना लीजिए। ठीक है, तो हमने लोरन के 7 प्रिंसिपल्स कर लिए, उसके बाद में हम सिलेबस पे वापस आएंगे। तो यहां से हम निकालेंगे इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीजनशिप, क्लोज वैल्यूज, देन ऑब्जेक्टिविटी, ये यहाँ पे कवर हो गया था नोलन में, है ना। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ठीक है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस में आ जाएगा आपका ड्यूटी एथिक्स। इस बार क्वेश्चन था ना, 2025 यूपीएससी में क्वेश्चन था ऑन ड्यूटी एथिक्स। देन एम्पैथी, कंपैशन एंड टॉलरेंस। और ये भी हो गया। इसके बाद में हम क्या देख सकते हैं टू ऐड इन आवर लिस्ट? जब हम कह रहे हैं टॉलरेंस, तो इसके जो सिमिलर सिमिलर टर्म्स है ना, जहां पे यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, वो देख लेंगे। टॉलरेंस देख रहे हैं तो प्लूरलिज्म देख लेंगे, कंपैशन एम्पैथी को साथ में रख के देख लेंगे। जैसे हमने बात करी इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीजनशिप देख रहे हैं, तो इसका एक थोड़ा क्लोज सिनोनिम, इसका एक भाई है न्यूट्रलिटी,
वो देख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम देखेंगे प्लेटो के 4 कार्डिनल वर्च्यूज है। क्या है? विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस, ये देख लेंगे। 4 कार्डिनल वर्च्यूज, ठीक है। और फिर सिलेबस के और टर्म्स निकाल लेंगे, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी जो भी वैल्यूज निकल के आ रहे हैं ना, अकाउंटेबिलिटी देखेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेंगे, ठीक है। एंड देन इतना सब कुछ होने के बाद में, इतनी सारी फाउंडेशनल वैल्यूज देखने के बाद में, वी कैन गो बैक टू आवर पीवाईक्यूज, है ना, कि यूपीएससी के मन में क्या चल रहा है। पीवाईक्यूज आर ओनली विंडो टू द माइंड ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन मेकर्स। तो इतना सब कुछ देखने के बाद में एक बार पीवाईक्यू स्कैन कर लिया, तो हमने देखा कि यूपीएससी थोड़े से टर्म्स पूछ रहा है, लाइक लव, हेट, एंगर, हैप्पीनेस, तो हम लोग वो भी कवर करके रख लेंगे। गॉट इट? पीस, पीस पूछता है। एंड देन जब हमने शुरू की थी क्लास, तो मैंने बोला था कि यार मुझे लगता है कि इनोवेशन, इनोवेशन जो है ना, अभी एक वैल्यू होनी चाहिए। इनोवेशन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इट शुड बी अ वैल्यू फॉर सिविल सर्वेंट्स फॉर 21st सेंचुरी गवर्नेंस, राइट। सो हम लोग इनोवेशन को एज अ वैल्यू वी विल स्टडी। तो ये रहेगा हमारा थीम 2 का फर्स्ट टॉपिक, विच इज फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। फिर अच्छा, जो हम लोग जो हमारे थीम 1 में टॉपिक था ना, ह्यूमन वैल्यूज, उसका क्या है? एप्लीकेशन है फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? हाउ डू वी मैप? उसके बाद में थीम 2 में वी विल कवर पब्लिक सर्विस वैल्यूज, एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स। उसके बाद में क्या क्या एथिकल कंसर्न्स और डायलेमास आती हैं गवर्नमेंट में और प्राइवेट में। ऑल्दो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अप्लाइड एथिक्स, है ना, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स, तो हम लोग यहां पर भी देखेंगे और इसको रिवाइज करेंगे इन अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। ये वाला टॉपिक हमने ऊपर ही कवर कर लिया है, राइट, इन डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो इसको यहां नहीं कवर करेंगे, एक्चुअली हम लोग कवर करेंगे इसको यहां पर, सॉरी। तो हमने ये जो टॉपिक है ना, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कॉन्शाइंस एज सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस, वो हमने ऊपर कवर किया है इन डिटर्मिनेंट्स, बट यहाँ पे जो कवर करेंगे इट विल बी एप्लीकेशन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल सर्विसेज। तो क्या क्या लॉज है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, जो आपके सिलेबस के टॉपिक है, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, राइट, फिर आपका आर्टिकल 311, और क्या एक्ट्स है रिलेवेंट टू सिविल सर्वेंट्स? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, हाँ, जो बिल्स हैं आपके रिलेवेंट, पब्लिक सर्विस डिलीवरी बिल, राइट। सो लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कॉन्शाइंस डिटर्मिनेंट्स तो होते हैं, बट हाउ आर दे डिटरमाइनिंग द बिहेवियर ऑफ सिविल सर्वेंट्स, दैट वी विल कवर इन थीम 2। तो मैंने बोला ना, थीम 2 हम जब करेंगे, दैट विल बी काइंड ऑफ अ रिवीजन ऑफ योर बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, उसका एप्लीकेशन फॉर सिविल सर्विसेज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में प्रॉबिटी इन गवर्नेंस। प्रॉबिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट एक वर्ड याद रख लो और सोचना इसके बारे में, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, ठीक है। प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, सत्यनिष्ठा, ठीक है। व्हेन वी विल कवर दिस, तो मैं आपको पूछूंगी कि एक वर्ड बताया था, टेल मी व्हाट इज, ठीक है। फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम लोग इंटरनलाइज करेंगे कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग व्हाट वी आर स्टडिंग। यूपीएससी ने, जब मैंने आपको शुरू में पूछा कि यूपीएससी ने क्यों इंट्रोड्यूस किया एथिक्स,
तो एक चीज आई कि यार करप्शन केसेस हो रहे थे, वैल्यूज इनकलकेट करना है। फिर मैंने क्रोनोलॉजी बताई कि सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट आई थी कि करप्शन हैबिट बन गया है, एथिक्स को हैबिट होना चाहिए। फिर हमने बात करी कि फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट है, चीजें, नॉलेज, फैक्ट्स, फिगर्स सब चेंज हो जाएंगे। आपके साथ क्या रहेगा? आपका एटीट्यूड, ऑप्टिमिज्म, ये सब आपके साथ रहेगा। अच्छा, उसके अलावा क्यों जरूरी है सिविल सर्वेंट्स के लिए एथिक्स? तो उसके लिए हमको जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, है ना? क्लियर नहीं करूं, यहीं पे लिख दूं? यार पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट, आई होप इट्स विजिबल। पब्लिक सर्विस या फिर पब्लिक ऑफिस, एक थिंकर है लॉक, उसने कहा था कि इट इज इक्वल टू पब्लिक ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब दो मतलब होते हैं ट्रस्ट के, एक तो होता है विश्वास और एक होता है चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, है ना? तो उसका ये मतलब था कि इट इज पब्लिक ट्रस्ट, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है पब्लिक मनी। पब्लिक मनी को आपको यूज करना है, रिसोर्सेस किसके हैं? ऑफ पब्लिक। मैंडेट किसका है? जो पब्लिक मनी आ रहा है किसके लिए यूज करना है? फॉर पब्लिक। और आपकी जो पूरी लेजिटिमेसी है ना, ये बाय पब्लिक है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है ना, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है ना अब्राहम लिंकन की, ऑफ द पब्लिक, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक। वही बात है हमारी पब्लिक सर्विस में, पब्लिक ऑफिस में। इसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें, कि पब्लिक मनी इज यूज्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर, फॉर पब्लिक गुड। ठीक है? एंड उसके अलावा क्यों ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। एंड देन उसके बाद में हम लोग एक सिविल सर्वेंट को क्यों जरूरी है ये फाउंडेशनल वैल्यूज होना, जो हमने बात करी है, इंटेग्रिटी, लीडरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, है ना, विजडम, करेज, ये सब होना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि उनके पास एक तो पब्लिक ऑफिस है जो कि इज द रिपोजिटरी ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। तो बात ये हो गई। उसके बाद में उसके पास ना पूरी जानकारी है, इंटरनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज फॉर स्पेक्यूलेशन, मार्केट में चेंजेस ला सकती है। आपको पता होगा ना कि कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना, इससे दूर रहने को बोला गया है सिविल सर्वेंट्स को, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है जो वो एक हफ्ते बाद में भी पब्लिक हो, बट उनके पास जानकारी रहती है, उनके पास में रिसोर्सेज रहते हैं, पब्लिक के रिसोर्सेज। और और क्या रहते हैं उनके पास? लेजिटिमेसी, ठीक है, क्लोजर टर्म पावर रहती है उनके पास, पावर रहती है कि आप धमका सकते हो किसी को, टैक्स टेररिज्म, कि आप किसी को इलेजिटिमेटली आप किसी को हड़का रहे हो, आप कॉल्यूजन कर रहे हो, कोर्जन कर रहे हो। तो ये तीनों चीजें एक पब्लिक ऑफिस सिविल सर्वेंट के पास में रहती है, विच इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव दीज फाउंडेशनल वैल्यूज, which might be one of the reasons why UPSC introduced the ethics paper, and ये आप समझोगे in the concept of public service, है ना? इसकी बात करेंगे, concept of public service, philosophical basis, you have heard of social contract, philosophical basis। उसके बाद में हमने से बात करी कि क्या क्या लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कॉन्शाइंस आर सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस फॉर सिविल सर्वेंट्स। तो वी कैन सी कोड ऑफ एथिक्स, कंडक्ट, सिटीजन चार्टर। इन सब से क्या होगा? वी विल हैव वर्क कल्चर, quality of service delivery, and utilization of public funds for public good। ठीक है? एंड टैकल द चैलेंजेस ऑफ करप्शन। तो ये हो गया हमारा मोटा मोटी थीम 2। साथ में हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेंगे, जैसे हमने पढ़ा है इमोशनल इंटेलिजेंस, तो उसका एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस।
How can we inculcate these values in civil servant? How can we inculcate emotional intelligence in civil servant? तो उसके लिए जो हमने एक्रोनिम देखा था ना थीम 1 में, वही यूज में आएगा। और साथ में थोड़ा सा फ्रेमवर्क देख लेंगे। जैसे कि हमने एक फ्रेमवर्क बना के रखा है। जैसे ना हमने एक फ्रेमवर्क बना के रखा है PSB। फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक? नहीं, हमारा फ्रेमवर्क इज प्रोसेस को चेंज लाना है तो प्रोसेस, स्ट्रक्चर और बिहेवियरल चेंज। ये हमने एक फ्रेमवर्क बना के रखा है। इसको हम लोग अब अप्लाई करेंगे अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। कि कुछ भी चेंज अगर लाना है तो पहले तो आप प्रोसेस चेंज कर दो कि आप जो है वो 360 डिग्री अप्रेजल कर दो, या फिर आप डिजिटल कर दो, ई ऑफिस कर दो, है ना। डिजिटलाइजेशन करने से बहुत एक्सटेंड तक करप्शन कम होता है ना, डीबीटी कर दिया। या फिर सिंपल थिंग कि आप मैंडेट कर दो कि हर एक एक्शन के पहले फाइल नोटिंग करनी है आपको, है ना। या फिर आपकी जो भी मीटिंग हो रही है किसी प्राइवेट सेक्टर एंटिटी से, है ना, मान लीजिए एक टेंडर निकला हुआ है प्रोक्योरमेंट के लिए, अलग अलग प्राइवेट सेक्टर के लोग आ रहे हैं, आपको उधर से मिनिस्टर का कॉल आ रहा है कि मेरे भतीजे का करा दो, तो आप एक प्रोसेस बना दो कि आपकी जो भी मीटिंग हो रही है ना उसका मिनट्स आप रिकॉर्ड करो। ट्रस्ट में सुनने में छोटा लग रहा है बट इट कैन गो अ लॉन्ग वे। जब एक रिकॉर्डिंग होने लग जाती है ना चीजों की, छोटी सी चीज, जैसे आप एक हॉस्टल में रह रहे हो तो नीचे गार्ड बैठा हुआ है, अब वो आपसे नाम लिखाते हैं एंट्री करते वक्त, नाम, कितने बजे आए कितने बजे नहीं आए। सीम्स लाइक अ स्मॉल थिंग, समवन कैन फज आल्सो, बट स्टिल इट सर्व्स एज अ रिकॉर्ड। उससे जितनी धांधली, जितनी ओवरसाइट, लैक ऑफ ओवरसाइट, जितनी लैक ऑफ ओवरसाइट हो सकती थी ना थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना। प्रोसेस चेंज कर दो, स्ट्रक्चर चेंज कर दो, सिविल सर्विसेज बोर्ड बना दो, देन आपका रोल्स बेस्ड फ्रेमवर्क कर दो, मिशन कर्मयोगी, है ना, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। एंड देन ये सब चीजें जो है ना ये एक्सटर्नल है। एक आप इंटरनल चेंज, बिहेवियरल चेंज लाने का ट्राई करें। बिहेवियरल चेंज में क्या कर सकते हैं? सेंसिटाइजेशन, वैल्यू ट्रेनिंग, रोल मॉडल्स, रोल मॉडल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, सही बोला, ठीक है। तो ये हम फ्रेमवर्क कैसे देख लेंगे कि ये जो टॉपिक है ना हमारा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज इन गवर्नेंस। तो हम जो फ्रेमवर्क हमने देखा था फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, फॉर्मेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, वो तो देखेंगे ही, साथ में पीएसबी फ्रेमवर्क भी देखेंगे। ऐसे फ्रेमवर्क्स वी आर एमिंग टू हैव। ये हो गया हमारा थीम 2। अब हमने एक और थीम बनाया है विच इज फॉर अप्लाइड एथिक्स। फर्स्ट थीम हो गया बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, सेकेंड थीम हो गया उसका एप्लीकेशन फॉर सिविल सर्विसेज, एंड थर्ड थीम हो गया अप्लाइड एथिक्स इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। अच्छा, सिलेबस में मेंशन नहीं है अप्लाइड एथिक्स एकदम एक्सप्लिसिट, बट उसके जो सब डायमेंशंस भी है ना उस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा है यूपीएससी। इन 2025 देयर वर 2 क्वेश्चंस, एक था सोशल मीडिया एथिक्स का और एक था एनवायरमेंटल एथिक्स का। तो अप्लाइड में हम क्या देखना स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट टॉपिक में से पहले हम देख लेंगे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स। उसके बाद हम देखेंगे, अच्छा एक टॉपिक है एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, एक टॉपिक है एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स लाइफ, दिस इज पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। विच इज वाई सिलेबस रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इसी के लिए मैं तसल्ली से टाइम लगा के सिलेबस को रीड करवाती हूँ इन माय प्रेजेंस, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो कि ये क्वेश्चन आया है ये कौन से टॉपिक में से। अभी आपको लग रहा होगा कि यार बहुत टाइम लग रहा है, कुछ नया तो पढ़ नहीं रहे, सिलेबस ही पढ़े जा रहे हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये हो गया, ये कवर कर लेंगे हम। उसके बाद में ये जो हमारे अप्लाइड टॉपिक्स है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये हम लिंक कर लेंगे। एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इसको हम लिंक कर देंगे। इसका सॉल्यूशन है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो एथिकल कंसर्न्स है प्राइवेट में, तो सॉल्यूशन क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसको लिंक कर लिया। फिर एक टॉपिक बहुत अच्छा सा मेंशन है जिसपे हर साल क्वेश्चन आता है, which is ethics in international relations. And it is not just international relations, it is international relations and funding. There are so many issues. आपके एनजीओज होते हैं, अभी यूएस एड का इश्यू हुआ था, एक केस स्टडी आया था कि आप डिफेंस के लिए फंड्स स्पेंड कर रहे हो, डिफेंस फंड्स, आप आर्म्स ट्रेड कर रहे हो, व्हाट आर द एथिकल इम्प्लीकेशंस, कंसर्न्स। तो ये हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके बाद में जो सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन नहीं है, दैट वी विल डिवाइड विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस। तो हमने कर लिया ये एनालिसिस और हमने पाया कि दीज आर द मेन अप्लाइड एथिक्स डायमेंशंस। स्टैम्पीड। तो मेनली हम लोग जब डायमेंशन बनाते हैं आंसर में, तो पेस्टल बनाते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। एथिक्स में क्या करेंगे हम लोग? स्टैम्पीड देख लेंगे, या आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो, है ना। तो ऐसे हो जाएगा सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। इस बार भी क्वेश्चन आया था, केस स्टडी था, ये वाज अ केस स्टडी और नेशनल सिक्योरिटी। नहीं याद आ रहा? अच्छा, देखा नहीं है। तो उन्होंने लिंक किया था केस स्टडी को कि यार देयर इज दिस, आई थिंक दिस पुलिस ऑफिसर, मुझे भी याद नहीं आ रहा है अच्छे से। देयर इज दिस पुलिस ऑफिसर, देख ले क्वेश्चन। हम्म, देख लीजिए एक बार, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बट देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन नेशनल सिक्योरिटी। देन टेक्नोलॉजी, दिस विल इंक्लूड आपका डेटा। देन एआई को थोड़ा अलग से कर लेंगे बिकॉज वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक। देन मेडिकल, मेडिकल एंड बायोएथिक्स, डिजाइनर बेबीज, जीन एडिटिंग। फिर आपको एक फार्मा कंपनी में आप सीनियर साइंटिस्ट हो, है ना, तो आपकी कंपनी को एक ड्रग रिलीज करना है, आपके कॉम्पिटिटर ने पहले ही बना लिया है, आपको प्रेशर है कि आप जल्दी से करो रिलीज, बट उसके प्रॉपर ट्रायल्स नहीं हुए हैं। तो ऐसे सिनेरियोज आर बीइंग आस्क्ड। उसके लिए हमने सोचा था कि हम लोग एक जो है थोड़े कीवर्ड्स, जैसे मेडिकल एथिक्स में क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं? हिपोक्रेटिक ओथ, बेनिफिशियंस, नॉन बेनिफिशियंस। फिर आपका एक अच्छा सा श्लोक देख लेंगे, वैद्यो नारायणो हरि, है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद में मेडिकल इश्यूज में डू इट राइट और डू नॉट डू इट एट ऑल। क्योंकि आपने देखा था जॉनसन एंड जॉनसन हिप इम्प्लांट्स केस, जॉनसन एंड जॉनसन हिप इम्प्लांट्स केस, कितने लोगों की लाइफ खराब होगी पूरी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स। तो जहां पे ऐसे हो तो डू इट राइट और डू नॉट डू इट एट ऑल। तो ऐसे एथिकल डायलेमास, कंसर्न्स, उनके सॉल्यूशन, क्या करना चाहिए, वो हम लोग एक बार देख के रख लेंगे। मेडिकल हो गया। पॉलिटिक्स, एनवायरमेंटल, क्वेश्चन था एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, क्लासिक। डिजास्टर मैनेजमेंट, I had predicted in our series of most probable case studies for UPSC mains 2025, YouTube पे डाला था हमने, उसमें we had predicted that disaster management पे एक केस स्टडी आ सकता है। एंड देन उसके कीवर्ड्स प्रिपेयर करने को बोला था, कीवर्ड्स लाइक ट्राइज, जब डिजास्टर हुआ है, रिसोर्सेज कम है, एक अनार 100 बीमार, है ना, देयर आर ओनली, से लेट्स से वी हैव ओनली 20 tons
of ration left and there are many people to rescue. तो how to distribute it? उसके लिए हमने कीवर्ड देखा था ethics of triage. ये यूज होता है मेडिकल में भी. कोविड के टाइम पे रेमडेसिविर का शॉर्टेज था, ऑक्सीजन का शॉर्टेज था, the resources are less and the people wanting it, beneficiaries, the number is high. तो हम लोग क्या करेंगे? ट्राइएज, एथिक्स ऑफ ट्राइएज, ये हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे. डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन था इस बार 2025 के पेपर में. उसको उन्होंने लिंक कर दिया था उसकी पर्सनल लाइफ से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी से, कि डिजास्टर हो गया डिस्ट्रिक्ट में बट उसकी मदर की तबीयत भी खराब है. उसको उन्होंने लिंक कर दिया सिविल सर्वेंट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, कि ही कॉल्ड द होम सेक्रेटरी, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया. तो व्हाट आर द ऑप्शंस नाउ अवेलेबल टू हिम? तो डिजास्टर मैनेजमेंट, दैट इज हाउ वी विल सी द केस स्टडीज. एंड देन ई फॉर इक्विटी. इक्विटी मींस वी कैन कवर फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, फॉर फेमिनिस्ट वुमेन इश्यूज, हर साल आता ही आता है. सो दिस इज समथिंग वी विल एक्सटेंड आवर सिलेबस. ठीक है. So this is something which we have covered today. I think we are already quite late, है ना? So we'll stop at here. कि हमने सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया. एक बार फिर से when you are revising, तो थीम वाइज ब्रेकडाउन देख के सिलेबस में टिक करते रहना. जब तक आप एथिक्स पढ़ रहे हो, which is till दिवाली this year, we plan to finish ethics. जब तक आप पढ़ रहे हो, हर क्लास के पहले एक बार प्लीज 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 ट्राई टू रीड द सिलेबस. ठीक है. एंड देन you can try to read your foundational values workbook. ये दोनों चीजें आपकी चीट शीट रहेंगी, जो कि आपके, मैंने बोला ना, नोट्स 2-3 लेवल से बनते हैं. एक जो आपके नोट्स ना 5-6 घंटे में रिवाइज हो जाए, है ना. तो जब भी आप कोई टेस्ट लिख रहे हो, फुल लेंथ टेस्ट लिख रहे हो, उसके पहले 5 से 6 घंटे के बीच में नोट्स आपके रिवाइज हो जाए. वो जो नोट्स होंगे ना, वो आपके यही सब होंगे, सिलेबस, ऐसा वर्कबुक, एंड देन वट एवर हैंड आउट्स वी विल हैव इन द क्लास. ठीक है. एनी डाउट्स in this? तो from the next class we will start something more. हमने थोड़ा बहुत तो देख ही लिया. हमने थीम 1 स्टार्ट कर लिया है. हमने एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेसेस देख लिए हैं. ये सारे इंटरफेसेस हैं. इन सारे इंटरफेसेस पे हमने देखा कि हम लोग को थोड़ा सा सोच के रखना है कि क्या क्या वैल्यूज काम आएंगी यहाँ पर. उसके लिए मैं एक वर्कबुक दे दूंगी कि वैल्यूज टुवर्ड्स फैमिली, उसकी 4-5 वोकैबुलरी आप प्रिपेयर करके रखो. वैल्यूज फॉर सबऑर्डिनेट्स, वैल्यूज टुवर्ड्स सुपीरियर्स, अगर आप बिजनेस में हो तो. अब जैसे आप सुपीरियर्स की तरफ आपकी क्या वैल्यूज रहेंगी? रिस्पेक्ट, स्टेडफास्टनेस, ओबीडियंस. तो व्हेन वी से वैल्यू फॉर फैमिली या फिर वैल्यू फॉर सोसाइटी, तो ओबीडियंस विल टेक अ बैक सीट. यहाँ पे होगी लव, हार्मनी, राइट. सो ऐसे हम लोग हर एक इंटरफेस पे क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए वो देख लेंगे. जब बाद में हम लोग एथिकल डायलेमास कवर करेंगे तो वो देख लेंगे. अभी हम लोग देख लेंगे हर एक इंटरफेस पे एथिकल एक्शन करने के क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं और क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं. ठीक है. तो डू अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन दैट. नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर इट. फिर हमने ईवीएम ऑन द टेबल देख लिया. नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेलिंग कर लेंगे. ठीक है. एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाने से पहले. हाँ, देखो ये जो इंटरफेसेस है ना, इसकी मैंने एक टेम्पलेट बना लिया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. वो टेम्पलेट है सेल्फ, सो राइट, सेल्फ, एस कैपिटल, एफ कैपिटल. ठीक है. सो
Gen A. You know, we have heard about Gen Z, but if you follow ethical action at all interfaces, you will be Gen A. We generally say that the Gen Z is self-centered, self, so Gen Z होना चाहिए. But since we are following ethical action, तो self, so Gen A. We are striving to become Gen A. अब इसका टेम्पलेट का फुल देख लेते हैं. सेल्फ एस, एफ फैमिली, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन स्लैश बिजनेस, गवर्नेंस या फिर पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, नेशन, नेशन एंड इंटरनेशनल साथ में कर लेंगे. नेशन एंड इंटरनेशनल. एंड ए से वी विल सी द इंटरफेसेस एट अप्लाइड एथिक्स. अप्लाइड का जो हमने डायमेंशंस देखा, स्टैम्पीड. तो आपका कोई क्वेश्चन आता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट जनरेशन. हमारा मोटिव ये है कि एक तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, देन आपके पास ऐसे टेम्पलेट फ्रेमवर्क हो जिससे आप एक सांस में 4-5 पॉइंट, 4-5 एग्जाम्पल सोच लीजिए. ठीक है, दिस इज आवर एम. अब हम लोग 1-2 पीवाईक्यूज देख लेते हैं. शायद उन्होंने लगाया नहीं है. कैन यू कॉल हिम? यार एक और भेजा था मैंने आपको अभी. शायद शायद अरविंद सर को भेजा है या आपको भेज दो. संदीप, किसका किसका लॉगिन है यहाँ पर? मैं इसका नंबर बोलना. सॉरी. हाँ. सॉरी. हाँ. मिल गया. आप एक मिनट यहीं पे रुक जाइए इसको ओपन करने के. है ना, लेट्स सॉल्व 1 PYQ. In every class we will try to solve 1 or 2 PYQs. ऐसा करेंगे कि हम लोग 1 या 2 क्लास में सॉल्व कर लेंगे. उसके बाद में 1-2 होमवर्क में सिमिलर क्वेश्चंस ऐसी थीम से आप लोग घर पे लिख के आके ट्राई कर लेना. यू कैन शो इट टू मी. तो इन दिस आई विल शो यू कि हाउ वी कैन अप्लाई. राइट, हमने देख ली थी टेम्पलेट. सेल्फ, सो जेन ए. सेल्फ में एस एफ इज कैपिटल, ई एल इज स्मॉल. ठीक है, तो सेल्फ, सो जेन जी नहीं बनोगे आप, जेन ए बनोगे. ए बोले तो अप्लाइड एथिक्स के डायमेंशंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, एनवायरमेंटल, डिजास्टर मैनेजमेंट, फेमिनिस्ट. राइट. अब जैसे लेट्स सी द एप्लीकेशन. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2017 का. द क्राइसिस of ethical values in modern times is traced to a narrow perception of the good life. Discuss. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में what we can do is think of narrow perception of good life. इसको हम लोग आंसर कैसे करें? Let's think of the interfaces कि हमारी लाइफ में क्या क्या इंटरफेस हमको मिलते हैं. ठीक है, नैरो लाइफ कहाँ कहाँ पर होगी, नैरो परसेप्शन कहाँ कहाँ पर होगा. एक तो सेल्फ के लिए हो जाएगा कि हम लोग जो है ऑल्ट्रुइज्म और पर्पस की जगह वी आर रनिंग टुवर्ड्स हीडोनिज्म. ऑल्ट्रुइज्म की जगह हम लोग सेल्फिश हो रहे हैं. एक ये पॉइंट बन गया सेल्फ के लिए सोचकर. उसका एक करंट का एग्जांपल क्या कर सकते हैं कि डोपामाइन रश, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. हमको जैसे ही मिंत्रा पे कुछ दिखा हमें खरीदना है.
मतलब मैं बोल क्या रही हूँ, ज्ञान देने की बात अलग है, मैं खुद खरीदती हूँ कि इंस्टेंटली बाय कर लिया। पीयर प्रेशर, किसी के पास कुछ देखा तो अपना भी खरीद लिया, है ना? तो ऑल्ट्रुइज्म को छोड़कर वी आर अडॉप्टिंग हीडोनिज्म, हो गया सेल्फ के लिए। फिर फैमिली के लिए कंपटीशन, मटेरियलिज्म ओवर फैमिली बॉन्ड्स। सो वी ऑल नो दीज पॉइंट्स। कोई ऐसा नया पॉइंट तो नहीं है, हम सब समझते हैं कि यार कंज्यूमरिज्म फैल रहा है, फैमिली बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं, अपने लिए हम लोग ऑल्ट्रुइज्म की जगह पे, पर्पसफुल लाइफ की जगह पे कंज्यूमरिज्म पे जा रहे हैं, हम अपने लिए ज्यादा सोचते हैं, हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, है ना? डोपामाइन, हम लोग सब समझते हैं कि हम लोग एक रैट रेस में भाग रहे हैं। लेकिन इफ वी हैव अ टेम्पलेट, we will be able to think in that framework to write quality points. तो पहले तो हमने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली, उसके बाद में हम लोग एक फ्रेमवर्क बना लेंगे आंसर राइटिंग करने के। उसके बाद में सोसाइटी, स्टेटस लिंक टू पोजेशंस। देन ये मेरे पॉइंट्स बोलने से कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज हम सबको ये पॉइंट्स पता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर टेम्पलेट फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ दिस विल बी योर होमवर्क to identify questions from this theme 1 topic, ethics and human interface के questions PYQs एक बार जाइए, स्कैन करिए, try to identify questions, right? because आप template ना तभी लगा पाओगे अगर आप क्वेश्चन को पहचान पा रहे हैं, क्वेश्चन का डिमांड आप सही पकड़ रहे हो, और कौन सा क्वेश्चन, कौन सी थीम, कौन से टॉपिक में से है, वो आप पहचान पा रहे हो। वो मैं आपको बता दूंगी अभी, लेकिन जब आप टेस्ट दोगे, आप जब एग्जाम दोगे, तो इट विल बी योर बैटल कि आपको ही उसको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सी थीम से है, कौन सा टेम्पलेट लग सकता है इसके अंदर, और मैं क्या क्या स्ट्रक्चरिंग कर सकता हूँ, क्या क्या वैल्यू एड, क्या क्या फ्रेमवर्क यहाँ पर लगा सकता हूँ। दैट इज योर बैटल, आई कैन हेल्प यू इन दैट। ठीक है, तो माई रिक्वेस्ट टू यू इज दैट व्हेन यू गो होम, स्कैन थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सी कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यू कैन अप्लाई दिस टेम्पलेट। ठीक है, तो सेल्फ हो गया, फैमिली हो गया, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस, पावर, पोजीशन ओवर पब्लिक सर्विस, इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स ओवर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी विच इज लीडिंग टू राइजिंग एनपीएस, frauds. We can even see the example of Trump, short term thinking over long term national comprehensive power, and he will reap the consequences of that, right? That kind of example you can give. National and international, narrow understanding of national interest. ट्रम्प का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं अभी के टाइम में। चाइनाज एग्जाम्पल, चाइना डिड डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, चाइना डिड डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज ऑल आर स्लोली रियलाइजिंग कि ये तो हमको डेट ट्रैप कर लिया है चाइना ने। उसके बाद में ए, यू कैन लिंक टू 1 or 2 टॉपिक्स ऑफ अप्लाइड एथिक्स। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का एग्जाम्पल देख लिया, टेक्नोलॉजी का देख लिया, मीडिया का देख लिया। मीडिया में हम देख सकते हैं कि देयर इज लैक ऑफ नैरो लाइफ। जब आप स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, कीप रीडिंग द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। आंसर के बीच में इट इज नेचुरल कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए एंड आप किसी और ही ट्रैक पे लेके चले जाओ आंसर को, है ना? जब आप शुरू में कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं, गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, राइट? हाँ, बॉडी बनाने में, हेडिंग्स बनाने में। इवन मैं क्या करती थी कि जब मैं पूरा आंसर लिख दिया, जब प्रैक्टिस हो गया बहुत ज्यादा, उसके बाद का बता रही हूँ, उसके बाद का भी, कि पूरा आंसर लिख दिया, लेकिन कंक्लूजन लिखने के पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया फिर से, ताकि कंक्लूजन इज रिलेवेंट टू दी क्वेश्चन, ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, तो उसको ये ना लगे कि आपने कुछ भी लिख दिया है। आपने बिल्कुल जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है, उसमें जो पूछा गया है, उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना कंक्लूजन दिया है। ठीक है, so go and read the question again कि crisis of ethical values in modern times is driven to narrow perception of good life. Now हमने ये सब पॉइंट्स तो बना ही लिए। Now you can link to applied ethics. For example, you can say technology, there is lack of parental guidance. Medical ethics, you can say कि doctors are focused on hefty fees instead of remembering the Hippocratic oath, है ना? हमने अभी श्लोक देखा था ना, वैद्यो नारायणो हरि, यू कैन यूज इट इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग कि वैद्यो नारायणो हरि, डॉक्टर्स आर रिजॉर्टिंग टू
narrow profits. ठीक है? And then, as I said, in every question it is important to write 1 or 2 points of counter view. आपका मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग वो दिखाता है. तो आपने एक काउंटर व्यू लिख दिया कि यार मॉडर्न टाइम्स में ना इट इज नॉट जस्ट नैरो मीनिंग ऑफ गुड लाइफ. द वैल्यूज आर चेंजिंग बट इट इज नॉट नेसेसरीली नैरो मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, हमारे मॉडर्न टाइम्स में नई वैल्यूज आ रही हैं. इंडिविजुअलिज्म, नॉन इंटरफेरेंस. पहले टाइम में जितना इंटरफेरेंस होता था सबकी लाइव्स में इन द नेम ऑफ परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, अभी नहीं होता. People have their independent thinking, right? So that is also a good thing, right? That is enabling you to think independently. Then diversity, self-love, redefining the meaning of good life. And then conclude कर दिया. Conclusion में आपने 2-3 keywords पिक किए. Eudaimonia पढ़ेंगे हम लोग, which is Aristotle's concept of broad meaning of happy life. Vivekanand's education for character and Dhamma of Buddhism. Now, this is totally optional. ये हमने 3 रैंडम उठा के लिख दिए. ऐसे we will see at least 50 keywords from philosopher, Indian philosopher, religion, mythology, जो कि आप यहाँ पे conclude कर सकते हैं for a value conclusion. Can rebalance self, society and the state. So this is a kind of framework in which you can answer this kind of questions. As I told you कि आप खुद से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार स्कैन करना और देखना कि ये वाला टेम्पलेट कहाँ पर लग रहा है. 2016 का एक क्वेश्चन है, हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग. सिमिलर टेम्पलेट यू कैन अप्लाई. अच्छा, एक और चीज आप कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे लिखा है सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग, तो फोकस मोर ऑन दी सोशल पार्ट एंड सेल्फ पार्ट. नेशन और इंटरनेशनल को थोड़ा सा कम कवरेज देना है. एंड अप्लाइड को आप एक माइक्रो डायग्राम भी बना सकते हो, है ना. जैसे कि आप अप्लाइड का बना देना एक माइक्रो डायग्राम. एथिक्स also contributes to technological well-being, ethics in medical profession, है ना, for medical professionals, environmental, broader security, ethics in disaster, crisis management. ऐसा आप एक माइक्रो डायग्राम बना सकते हो with those dimensions. इंट्रो के बाद में या फिर कंक्लूजन के पहले, ठीक है. एथिक्स में डिफरेंट काइंड्स, जैसे कि हम जब कोट बेस्ड क्वेश्चंस का टेम्पलेट देखेंगे तो हम देखेंगे दैट किसी कोट का कंक्लूजन वी कैन राइट इन 2-3 ways. एक हो जाएगा व्हाट इज द टेक अवे फॉर अ सिविल सर्वेंट, है ना. एक हो जाएगा हाउ दैट कोट हैज टाइमलेस रिलेवेंस, कि वो कोट प्लेटो ने नोइंग वन सेल्फ इज द बिगनिंग ऑफ ऑल विजडम, वो प्लेटो ने तब तो बोला बट आज भी वो रिलेवेंट है. या फिर हम लोग उसको लिंक कर सकते हैं किसी और थिंकर की फिलॉसफी के साथ. जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें हमने यहाँ पे देखा कि we can link it to some thinkers, philosophies. We can link it to the futuristic way forward, है ना. जैसे attitude का क्वेश्चन है तो we can link it to how we can develop it. For example, Vivekanand's education for character, value sensitization, workshops, 360-degree appraisal can lead to development of such values. So we can give a way forward. अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में हम लोग अलग अलग तरह के कंक्लूजन्स देख लेंगे. ये जो है ना रोल ऑफ एथिक्स एंड इंटरफेसेस, यहाँ पे एक फ्यूचरिस्टिक यू कैन गिव इंकलकेटिंग सम थिंकर्स, सम फिलोसफीज. जैसे ये वाला क्वेश्चन है हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग, तो यहाँ पे भी कंक्लूजन में वी कैन
इन कंक्लूजन वी कैन रीड द क्वेश्चन, एथिक्स कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। तो या तो हम वे फॉरवर्ड दे दें, दो तरीके होंगे, या तो हम वे फॉरवर्ड बोल दें, 10 ethical attitudes have to be developed via learnings from great reformers like Mahavir's 5 principles, Islam's Insane-e-Kamil philosophy, and Sikhism, or we can think of some thinker, Kant's categorical imperatives, right? Gandhi's talisman. तो ऐसे सब नहीं लिख सकते एक आंसर में, बट इन डिफरेंट आंसर्स वी कैन ट्राई टू इनकलकेट सच थिंग्स। 2 या 3 लिखा एक कंक्लूजन में तो इट बिकम्स अ वेरी वैल्यू लोडेड कंक्लूजन। या तो वे फॉरवर्ड लिख दिया या फिर सो कंक्लूड कर दिया कि एथिक्स प्रमोट्स इंटीग्रिटी, जस्टिस, इक्वालिटी, वेलबींग, क्रिएटिंग अ हार्मोनियस सोसाइटी। तो इसमें भी एक टेम्पलेट जो हमने बनाई है उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है कि if we are ethical human beings, it will have a ripple effect. It will create a harmony in society and contribute to nation building. वो भी लिख सकते हैं ना। 10 ethical values of tolerance, justice, integrity, honesty. आगे हम देखेंगे having स्वधर्मा, स्वधर्मा वो भी एक कीवर्ड है, वो कीवर्ड डाल दो आंसर। 10 ethical values, society of tolerance, harmony and personal integrity, swadharma, can contribute to social capital and nation building. हाँ, अच्छा conclusion बन गया। But if you have this kind of a template of mind, of thinking, तो आप एक तो ये सोच पा रहे हो कि कैसे कैसे contribute कर रहा है, and then conclusion में भी आपको समझ में आ रहा है कि vision क्या होना चाहिए, एक ripple effect, right? So got it? So when you go home, practice more of such questions. Try to firstly scan किसमें ये template लग रहा है, and then write it, and then you can show it to me. We'll discuss more in the class. ठीक है? So next class probably we will have it tomorrow. अगर कल नहीं हुई तो please flood मत करना messages. हम लोग या तो संडे को कर लेंगे या फिर नेक्स्ट वीक में we will have 3-4 classes. ठीक है? On the Telegram channel, and you will also get emails. ठीक है? For the online students, the notification of the class will be on the Telegram channel and also over email. You can also contact the IAS Hub admin team to get the details of the classes. ठीक है? Till then, शब्बा खैर. I hope that you gained some clarity on the syllabus, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे. You are gaining visibility कि कैसे हमारा ethics complete हो जाएगा in the next 50 days. 50 days में हम लोग conceptual clarity तो कर ही लेंगे, साथ में brainstorming भी करेंगे, and then PYQ का templates देखेंगे. आपको मजबूर करेंगे कि आप उसको अप्लाई करें, आप आइडेंटिफाई करें कौन सा टेम्पलेट कहाँ पर लगेगा. उसके बाद में ड्रिल सेशंस करेंगे क्लास में कि क्लास में बैठ के आप 7 मिनट के अंदर में टेम्पलेट लगाकर आंसर लिख दे रहे हो विद इंट्रो कंक्लूजन. उसके बाद में हम लोग वी विल ऑल्सो ट्राई टू हैव सम सेक्शनल टेस्ट एंड देन द डिस्कशन. ये सब करके हमारा एम है कि दिवाली तक यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट एथिक्स. इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट एथिक्स, ये समझ लो कि यूपीएससी ने डाल तो दिया है एथिक्स GS4, एंड हमको ये समझ में आ रहा है कि यार पूरे 250 मार्क्स का पेपर है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है ना, वरना GS1 में कितने सब्जेक्ट्स हैं? आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री में 3 है, एंशिएंट, मॉडर्न, सोसाइटी, ज्योग्राफी. GF2 में कितने हैं? पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR. GF3 का तो पूछो ही मत, है ना, लॉन्ग लिस्ट, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर,
जो एग्रीकल्चर भी अलग मान लीजिए, साइंस एंड टेक है ना, लॉन्ग लिस्ट। बट एथिक्स GS4 इज वन सब्जेक्ट यार, इतना स्कोरिंग है, सिर्फ 250 नंबर की बात नहीं है। अगर ये अच्छे से कर लिया तो GS2 में जो गवर्नेंस वाला पार्ट है 20 से 30 नंबर, ठीक है। उसके बाद में हाँ गवर्नेंस मतलब जो एथिक्स में कवर करेंगे हम, थीम 2 जो है हमारा है ना, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे इतना कवरेज हो जाएगा। उसके बाद में ऐसे एवरी ईयर वन टॉपिक, सेक्शन ए सेक्शन बी होता है ना, एक सेक्शन 125 नंबर का, बड़े आराम से आप एथिक्स को यूज कर सकते हैं। डायमेंशंस भी हमने देख ही लिए, स्टैम्पीड, इंटरफेसेस, सेल्फ, सोसाइटी, फैमिली, गवर्नेंस, है ना। पेस्टल की जगह आप वो लगाइए इंटरफेसेस, फिलोसफिकल टॉपिक में। उसके अलावा कहाँ पर यूज होगा, उसके अलावा जो हम ना क्लास में ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे ना, वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेगा इंटरव्यू के लिए, है ना, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। इंटरव्यू के पहले आपको बहुत सोचना होता है आपकी लाइफ के बारे में, आपने क्यों किया जो आपने किया। आपने अगर पहले इंजीनियरिंग किया तो आपने छोड़ के सिविल सर्विसेज के लिए आपका इंटरेस्ट क्यों जागा, है ना। तो वो सब जो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, जो हम एग्जाम्पल्स निकालेंगे अपनी पर्सनल लाइफ से, वो आपके इंटरव्यू में काम आएंगे पर्सनैलिटी टेस्ट में, राइट। इट विल लीड टू इंक्रीज ऑफ एटलीस्ट 50 मार्क्स, 50 नहीं और भी ज्यादा, बल्कि 275 का होता है, 190 टारगेट, 210 भी आ सकते हैं। उसके अलावा GS4 का ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है और जो प्रोसेस है कि आप फ्रेमवर्क्स देख पा रहे हो, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, राइट रॉन्ग, एज वी टॉक इन द बिगिनिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। जब आप एक सिविल सर्वेंट बन जाओगे, ये नॉलेज, फैक्ट्स, ज्योग्राफी, environment, rules, even laws, they can undergo a change. But what will remain is, जो हमने गाना गाया था ना, मेरी आवाज ही पहचान है, वैसे ही आपका जो एटीट्यूड, एथिक्स, इंटरनलाइज्ड ऑप्टिमिज्म, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, सिलेबस में फर्स्ट लाइन है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इन टू वेरियस इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय हिम और हर in dealing with society. That will what will remain when you become a civil servant. So इतने फायदे हैं एथिक्स को अच्छे से पढ़ने के, ठीक है। तो from the next class we'll take up a little bit more speed and try to cover the syllabus by Diwali. ठीक है, thank you so much.